हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम करेंगे चैप्टर 2 माइक्रोऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स एंड फो। तो इससे पहले कि हम चैप्टर की डिटेल्स में जाएं, हम टॉपिक पहले समझ लेते हैं कि एक्चुअली माइक्रोऑर्गेनिजम्स होते क्या हैं। तो जो वर्ड है माइक्रोऑर्गेनिजम्स, ये बेसिकली दो अलग अलग वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला है माइक्रो और दूसरा है ऑर्गेनिज्म। माइक्रो एंड ऑर्गेनिज्म। अब अगर हम बात करें ऑर्गेनिज्म की, तो आप सब जानते हैं ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है। ऑर्गेनिज्म वो क्रीचर होता है, वो जीव होता है जो जिंदा है। बेसिकली अगर हम अपने आसपास देखें तो आप बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स देख सकते हैं। कैट्स है, डॉग्स, ह्यूमंस, इंसेक्ट्स, बफलोज, काउज। तो जितनी भी चीज़ें आपको आसपास जो जिंदा है, दे आर ऑल इंक्लूडेड इन ऑर्गेनिजम्स। और माइक्रो जो वर्ड है, इसका मतलब होता है बहुत छोटा। तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं? हम उन ऑर्गेनिजम्स की बात कर रहे हैं जो साइज में बहुत ज़्यादा छोटे हैं। अब ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये हमारे लिए फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और फो भी हो सकते हैं। फो का मतलब है एनिमी। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हमारे लिए फ्रेंड्स भी हो सकते हैं और एनिमीज भी हो सकते हैं। हम बेसिकली इस चैप्टर में वही पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम डेफिनेशन पे जाए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या है? बहुत छोटे होते हैं साइज में, एंड दे कैन नॉट बी सीन विथ द अनएडेड आई। अब अनएडेड आई का मतलब है बिना किसी हेल्प के, बिना किसी माइक्रोस्कोप या किसी मैग्नीफाइंग ग्लास के आप इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। तो इससे हमें पता चला माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर नथिंग बट वेरी स्मॉल साइज्ड ऑर्गेनिजम्स which cannot be seen without the help of microscopes और magnifying glasses। अब ये जो माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये बहुत सारे, इनफैक्ट 4 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइडेड होते हैं। ये 4 ग्रुप्स कौन से हैं? बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। बैक्टीरिया तो आप सब जानते होंगे। बैक्टीरिया क्या है? बैक्टीरिया बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं बेसिकली जो बहुत सारे डिजीजेस कॉज करते हैं। बहुत सारी वजह से हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं, बट मोस्टली आप लोग जानते नहीं हैं इस बारे में। हम बैक्टीरिया को समझते हैं सिर्फ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। और फंगी क्या है? फंगी दूसरे टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे आसपास आपको बहुत सारी चीज़ों पर ग्रो करते हुए नज़र आएंगे। मोस्टली आपको जब बारिश का सीज़न होता है, जब रेनी सीज़न होता है, तो आपके फूड आइटम्स के ऊपर, जैसे कि ब्रेड के ऊपर, आपको ये ग्रो करते हुए नज़र आ जाएंगे। इसके अलावा आप वुड के ऊपर, अगर कोई लकड़ी बाहर भीग रही है, लकड़ी का टुकड़ा, तो उस पर भी आप इसे ग्रो करते हुए देख सकते हैं। ठीक है, ये कैसी दिखती हैं? ये कॉटनी होती है ग्रोथ में, रुई जैसी दिखती हैं। ठीक है, फफूंद आप इसे हिंदी में बोल सकते हैं। फंगी इज नथिंग बट फफूंद। ठीक है, अब जो थर्ड आता है हमारे कैटेगरी में, ग्रुप में, वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, पर वो बैक्टीरिया से थोड़े से बड़े होते हैं साइज में। हालांकि आप फिर भी उन्हें आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, यू नीड अ माइक्रोस्कोप टू सी देम। इसके अलावा जो फोर्थ कैटेगरी है, फोर्थ ग्रुप है, दे आर एल्गी, जिसे हम हिंदी में काई कहते हैं। ये भी आपने बहुत बार देखी होगी। जब बारिशों में गीली रहती है ज़मीन, तो आपने ज़मीन पर उगते हुए देखा होगा। ग्रीन कलर का पूरा अपीयरेंस होता है, हरे रंग की कुछ ग्रो हो जाता है। ऐसा ही गीली दीवारों पर आपने ग्रो होती हुई देखी होगी। जो काई होती है उसे हम इंग्लिश में कहेंगे एल्गी। तो ये फोर्थ कैटेगरी है किसकी?
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। एक और कैटेगरी है जिसे हम यूजुअली माइक्रोब्स में इंक्लूड नहीं करते, वो है वायरसेस। वो है वायरसेस। अब हम वायरसेस को माइक्रोब्स में इंक्लूड क्यों नहीं करते? ठीक है, मतलब ये इंक्लूड किए भी जा सकते हैं बट यूजुअली हम इन्हें इंक्लूड नहीं करते। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द सेल ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी कि ये सिर्फ तब जीवित रहते हैं, जो लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिंदा रहने की, वो सिर्फ तब ये शो करते हैं जब ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर होते हैं, सेल के अंदर होते हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज। तो सेल के अंदर ये होते हैं तभी ये लिविंग होते हैं। सेल के बाहर जब वायरसेस होते हैं तो दे आर नॉन लिविंग इन नेचर। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड दैट इज वाई दे आर नॉट इंक्लूडेड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्योंकि ये सेल के बाहर जिंदा नहीं रहते, इन्हें सेल या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, अब इनके जो होस्ट सेल होते हैं, जिस सेल के अंदर वायरस ग्रो करता है, जिंदा रहता है, उसे बोलते हैं होस्ट। अब ये होस्ट जो होते हैं वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, प्लांट्स हो सकते हैं या एनिमल हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ वायरस। अब इन दिनों जो आपको पता है एक वायरस इन दिनों भी फैला हुआ है विच इज़ कोरोना वायरस। तो ये जो वायरस है ये सिर्फ तब जिंदा होता है जब ये आपके सेल के अंदर, ह्यूमन सेल के अंदर चला जाता है। जब तक ये सेल से बाहर है तब तक ये जिंदा नहीं होता। आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी कि ये जो वायरसेस हैं बेटा, दे कैन बी स्टोर्ड एज क्रिस्टल्स इन बॉटल्स। जैसे आप चीनी और नमक को स्टोर कर कर रखते हो, उसी फॉर्म में आप वायरसेस को भी स्टोर कर कर रख सकते हो, क्योंकि वो क्या है, वो नॉन लिविंग है, वो जिंदा नहीं है जब तक वो किसी सेल से, होस्ट सेल से बाहर है। जो कॉमन डिजीजेस हैं, एलिमेंट्स का यहाँ पर मतलब है डिजीजेस। कॉमन डिजीजेस जो वायरसेस कॉज करते हैं वो क्या है? कोल्ड है, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा यानी कि फ्लू, कफ्स जो होते हैं, ठीक है, सीरियस डिजीजेस जो होते हैं वो पोलियो है, चिकन पॉक्स है, ठीक है, और इन दिनों जो सबसे ज़्यादा चल रहा है दैट इज़ योर कोरोना वायरस। तो ये कुछ डिजीजेस हैं जो कि वायरसेस कॉज करते हैं। इसके अलावा इबोला है, चिकनगुनिया है, ये भी वायरसेस ही कॉज करते हैं। पर सिर्फ वायरसेस नहीं है जो हमारे लिए डिजीज़ कॉज करते हैं, कुछ और ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोब्स भी डिजीज़ कॉज करते हैं, जैसे कि डिसेंट्री और मलेरिया। ये जो डिजीज़ेस हैं इन्हें कौन कॉज करता है? इन्हें प्रोटोजोअन्स कॉज करते हैं। कौन कॉज करता है? प्रोटोजोअन्स कॉज करते हैं। अगर हम मलेरिया की ही बात करते हैं तो मलेरिया इज कॉज बाय प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम नाम है एक प्रोटोजोन का जो मलेरिया कॉज करता है। इसके अलावा टाइफॉइड है या फिर टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस जो है, ये बैक्टीरियल डिजीजेस है। बैक्टीरियल डिजीजेस मतलब वो डिजीजेस जिन्हें बैक्टीरिया कॉज करता है। अब इस जगह आप देख सकते हैं पिक्चर्स, ये जो दोनों पिक्चर्स हैं दीज आर बैक्टीरिया। देखिए रॉड शेप्ड होते हैं, कई बार सर्कुलर भी होते हैं, स्फेरिकल भी होते हैं शेप में जो बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा ये जो आपको यहाँ जो आपको नज़र आ रहे हैं ये जो है दीज आर एल्गी, ये है आपकी काई, ठीक है, ये दोनों काई हैं। ये है आपके अमीबा और पैरामीशियम जो हैं आपके प्रोटोजोअन्स, ये दोनों हैं आपके प्रोटोजोअन्स। ये तीनों जो हैं दीज आर योर फंगी।
आप इनके नाम भी पढ़ सकते हैं। पहला जो है दिस इज ब्रेड मोल्ड, जो आपको ब्रेड पे ग्रो करती हुई नजर आती है। दूसरी है पेनिसिलियम। अब पेनिसिलियम जो है हालांकि ये फंगस है बट ये डिजीज कॉजिंग नहीं है। इनफैक्ट ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। क्यों बेनिफिशियल है ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। इससे एक हमें एंटीबायोटिक मिलती है जिसका नाम है पेनिसिलिन, ठीक है। तो पेनिसिलियम से मिलती है इसलिए इसका नाम है पेनिसिलिन। जो तीसरा है, तीसरी जो फंगस है दैट इज एस्परजिलस। अब ये स्ट्रक्चर जो आपको नजर आ रहे हैं दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द वायरसेस। वायरसेस का पूरा अपना कोई सेल नहीं होता। इसमें आप देख सकते हैं बाहर एक स्ट्रक्चर है, ये जो बाहर का जो स्ट्रक्चर है ये बाहर वाला, दिस इज इट्स कैप्सिड, कैप्सिड बोलते हैं। और इसके अंदर एक जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है। तो इसमें कोई सेल ऑर्गेनल्स नहीं होते, ना सेल वॉल, कुछ भी नहीं होता। सिर्फ एक बाहर का एक कोटिंग होती है और उसके अंदर आपका जो डीएनए होता है वो इसके अंदर प्रेजेंट होता है। अब माइक्रोऑर्गेनिजम्स क्या हैं, कितने टाइप के हैं, ये हमने देख लिया। अब ये जानना ज़रूरी है कि ये माइक्रोऑर्गेनिजम्स एक्चुअली रहते कहाँ हैं, ठीक है। तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे कैन बी सिंगल सेल्ड लाइक बैक्टीरिया, सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ, और मल्टी सेलुलर। मल्टी सेलुलर कौन से होते हैं? यूजुअली फंगी। फंगी जो होती है दे आर मल्टी सेलुलर इन नेचर, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी एल्गी जो होती हैं दे आर ऑल्सो मल्टी सेलुलर। अब इनके स्ट्रक्चर्स यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, यानी कि वन सेल, दे आर मेड अप ऑफ वन सेल। यूनिसेलुलर इज एक ही सेल से बने हुए, और मल्टी सेलुलर बहुत सारे सेल से भी ये मिलकर बने हुआ इनका बॉडी हो सकता है। और ये जो होते हैं हर टाइप के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं। सबसे ठंडे क्लाइमेट, जब मैं ठंडे क्लाइमेट की यहाँ पर बात कर रही हूँ, इट इज़ नॉट कि हमारे यहाँ जिस टाइप की ठंड पड़ती है। ठंडा क्लाइमेट मीन्स, कोल्ड क्लाइमेट हियर मीन्स एक्चुअली एक्सट्रीमली कोल्ड, जैसा कि पोल्स पर आपको मिलता है। -50 डिग्रीज, -60 डिग्रीज तक का जो आपको कोल्ड टेम्परेचर मिलता है, वहाँ पर भी ये बर्फ़ के कई किलोमीटर नीचे तक जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स क्या है? बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहाँ आपको गर्म पानी निकलता है। जैसे कि अगर आप जानते हो हरियाणा में भी एक जगह है सोहना, जहाँ पर कि कुंड है गर्म पानी का। तो ऐसी नेचुरल जगह होती हैं जिन्हें हॉट स्प्रिंग्स कहते हैं। और यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो बहुत हाई होता है, 100 डिग्रीज होता है, उबलता हुआ पानी होता है। और इन एरियाज़ में भी बैक्टीरिया, माइक्रोऑर्गेनिजम्स मिले हैं हमें। इसके अलावा डेजर्ट्स में होते हैं, और हर ऐसी जगह है जहाँ आप सोच सकते हैं या आप नहीं भी सोच सकते हैं, वहाँ भी माइक्रोऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। माइक्रोऑर्गेनिजम्स सब जगह है, हवा में है, खाने में है, पानी में है, आपकी बॉडी के ऊपर है। डू यू नो, इट इज़ सेड कि जब आप पैदा होते हैं यू आर बॉर्न 99% और 100% ह्यूमन। आप जब पैदा होते हैं 100% ह्यूमन होते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी में सिर्फ ह्यूमन सेल्स होते हैं। पर जब एक इंसान मरता है तो उसकी बॉडी में जितने सेल्स हैं उससे ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसकी बॉडी के ऊपर और इसकी बॉडी के अंदर रह रहे होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली हर जगह हैं जहाँ भी आप सोच सकते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल हमारी लाइफ में प्ले करते हैं। अब वो कैसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो अभी हम देखेंगे। जैसा कि चैप्टर में हमने देखा था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंडली भी हैं, फ्रेंड्स भी हैं और एनिमीज़ भी हैं। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि कौन से ऑर्गेनिजम्स
माइक्रोब्स हमारे लिए फ्रेंडली हैं और किस तरीके से हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जो दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक्स। तो सबसे पहले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, कर्ड बनाने में या ब्रेड बनाने में और केक बनाने में ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज होते हैं। और क्योंकि आपको पता है कर्ड आज से तो जम नहीं रही है कि भाई नई नई कर्ड हमने जमानी स्टार्ट की है, इट इज़ एन एंशिएंट थिंग, बहुत लाखों सालों से ये जमाई जा रही है। दही तो लाखों सालों से खाई जा रही है, तो तभी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ हम कर रहे हैं बहुत पुराने टाइम से। इसके अलावा ये माइक्रोब्स किस में यूज़ करते हैं, प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का मतलब है शराब। जो शराब का प्रोडक्शन होता है वो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से होता है। अभी हम डिटेल में देखेंगे किस तरीके से। इसके अलावा किस में हेल्प करते हैं हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दे हेल्प इन प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स, यानी कि दवाइयाँ बनाते हैं। और एग्रीकल्चर में भी वो हमारी बहुत हेल्प करते हैं, क्योंकि वो सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, मिट्टी को ज़्यादा उपजाऊ बनाते हैं। अब एक एक करके हर एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट को जो हमें माइक्रोब से मिल रहा है उसे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब कर्ड जो है, आपको पता है आपके घर में आपके पेरेंट्स, आपकी मदर इनफैक्ट दही तो जमाती होंगी, सबके घर में जमाते होंगे। तो इसके लिए भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल है जिसका नाम है लैक्टोबैसिलस एसिडिफिलस। द फुल नेम ऑफ द बैक्टीरिया इज लैक्टोबैसिलस एसिडिफिलस। ये जो बैक्टीरिया है ये दही जमाने में हमारी हेल्प करता है। आपने देखा होगा दही जमाने के लिए क्या करती हैं आपकी मदर, दूध को हल्का गुनगुना करती हैं और फिर उसके अंदर थोड़ा सा दही एज स्टार्टर डालती हैं। थोड़ा सा 1 चम्मच दही उस दूध में डाल देती हैं और जब तक सुबह होती है 8-10 घंटे बाद आपको पूरा दूध जो होता है वो कर्ड में कन्वर्टेड मिलता है। जो 1 चम्मच जो दही डाला जाता है वो बेसिकली इसलिए है ताकि लैक्टोबैसिलस जो है वो मिल्क में जा सके और वहाँ पर ग्रो हो सके। जब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया दूध में ग्रो होता है, मिल्क में ग्रो होता है, इट कन्वर्ट्स मिल्क इनटू कर्ड। इसके अलावा चीज़ जो होती है, चीज़ के प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स इन्वॉल्व होते हैं। पिकल्स क्या होते हैं बेटा, पिकल्स होते हैं अचार। ठीक है, जब आप शुरू में बनाते हैं अचार वो खट्टे नहीं होते, पर कुछ टाइम रखने के बाद उनमें खटास आ जाती है, दे बिकम सोर, खट्टे हो जाते हैं। वो खट्टे क्यों हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया ग्रो हो रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और कहाँ यूज़ होते हैं, दे आर यूज्ड एज इंग्रेडिएंट्स ऑफ रवा। रवा क्या है, सूजी, जो कि इडली में यूज़ होती है। ठीक है, इसके अलावा फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बैटर। तो इडली डोसा जो बनाया जाता है आपको पता होगा कि इसके लिए जो आप बैटर बनाते हो, जो घोल बनाते हो, उसे बनाकर, चावल और दाल का जो घोल होता है उसे बनाकर आपको 1 रात के लिए रखना होता है। जब तक सुबह आप देखते हो 8-10 घंटे बाद, तो वो जो घोल होता है वो अपनी नॉर्मल वॉल्यूम से काफ़ी ज़्यादा ऊपर आ चुका होता है, फूल जाता है। बोलते हैं ना खमीर उठ गया है इसमें, ये फूल गया है। तो ये फूलता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो हो रहे होते हैं, बेसिकली ईस्ट ग्रो हो रहा होता है। ठीक है, अब ऐसा कैसे हो जाता है, ठीक है, कि ये इडली या डोसा या भटूरे का जो बैटर है
या आटा है, जो कुछ भी है, ये फूल कैसे जाता है? क्योंकि जो ईस्ट होता है, ईस्ट जो होता है ये बहुत रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है। किसमें? जो भी घोल है आपका या जो आटा आपने भटूरे का लगाया है उसके अंदर ये बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता है, ठीक है, बहुत जल्दी ग्रो होता है, बहुत जल्दी अपना नंबर बढ़ाने लगता है। और इस पूरे प्रोसेस में ये क्या रिलीज करता है? ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो जो आपका डो होता है, जो आपका आटा होता है या आपका घोल होता है, उसमें बबल्स फॉर्म होने लग जाते हैं, उसमें बबल्स फॉर्म होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से जो आपका डो है, इडली का डो या फिर आपके भटूरे का आटा जो होता है वो फूल जाता है। तो इस तरीके से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम यहाँ पर करने वाले हैं दैट इज़ कमर्शियल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब हमने देखा कि हम घर में किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं, पर सिर्फ घर में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ नहीं होते, वो कमर्शियली यानी कि फैक्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होते हैं, ठीक है। सबसे पहला यूज़ देखिए, ईस्ट इज़ यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और सबसे पहला जो यूज़ था ईस्ट का वो या तो ब्रेड मेकिंग में था या फिर अल्कोहल और वाइन, अल्कोहल एंड वाइन एज यू नो शराब, इसकी मेकिंग में ये सबसे पहले यूज़ किया गया था। ये जो पूरा प्रोसेस होता है, जिस प्रोसेस से जो अल्कोहल होती है वो प्रोड्यूस की जाती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन हम यहाँ पर देख सकते हैं, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। तो आपको पता होगा या अगर नहीं भी पता है तो अल्कोहल जो होती है इट इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम फ्रूट जूसेस। तो जो फ्रूट के जूसेस होते हैं, अंगूर का जूस हुआ, एप्पल जूस हुआ या बार्ले हुआ, ठीक है, तो इनसे प्रोड्यूस होती है अल्कोहल। इनमें जो शुगर प्रेजेंट होती है उसे ईस्ट जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है किसमें? अल्कोहल में। और इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेस जो है वो सबसे पहले लुइस पास्चर ने डिस्कवर किया था इन द ईयर 1857। लुइस पास्चर जो है इनका बहुत बड़ा रोल है माइक्रोबायोलॉजी में। अच्छा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो स्टडी है इट इज़ नोन एज माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो लुइस पास्चर इज़ नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। इन्होंने माइक्रोब्स के ऊपर बहुत अच्छा, बहुत बड़ा काम किया है। अब तक ज़्यादातर चीज़ें जो हम जानते हैं वो लुइस पास्चर के थ्रू है। आपने एक प्रोसेस भी पढ़ा होगा विच इज़ पास्चराइजेशन, जो कि लुइस पास्चर ने ही दिया था। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कुछ मेडिकल यूजेस भी हैं, यानी कि ये मेडिसिन बनाने में भी यूज़ आते हैं। किस तरीके से? जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये करते हैं दैट इज़ फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या है? ये दवाइयाँ हैं जो कि बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करती हैं। अब आपने देखा होगा जब भी आप बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर क्या करता है? आपको कुछ दवाइयाँ देता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको फीवर है तो फीवर की दवाई देगा, साथ में बोलेगा आप ये एंटीबायोटिक्स लीजिए 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए। तो ये एंटीबायोटिक्स क्या करती हैं? ये बेसिकली जो बैक्टीरिया, जो बैड बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर ग्रो कर रहा है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एलमेंट, जो आपकी बीमारी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसे ये मारने का काम करती है। तो बेसिकली अगर हम डेफिनेशन देखें एंटीबायोटिक्स की, तो ये क्या है? मेडिसिन्स दैट किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स such medicines are called antibiotics।
तो वो मेडिसिन, वो दवाइयाँ जो किसी भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मारती हैं हमारी बॉडी में, उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। और ये एंटीबायोटिक्स भी हमें किससे मिलती हैं? ये भी अलग टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से मिलती हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि जो पेनिसिलिन है वो एक एंटीबायोटिक है जो कि एक फंगस से मिलती है, विच इज़ नोन एज पेनिसिलियम। अब बहुत सारी एंटीबायोटिक्स के यहाँ पर नाम दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन। ये सब अलग अलग, देखो अलग अलग एंटीबायोटिक्स हैं, तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म से ये मिलती हैं हमें। एक ही ऑर्गेनिज्म सारी एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस नहीं करता है। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, ही वॉज द पर्सन who accidentally discovered penicillin। ठीक है, तो ही वो हुआ कुछ ऐसा था कि ये किसी बैक्टीरिया पर काम कर रहे थे और इन्होंने देखा कि बैक्टीरिया जिन प्लेट्स में ग्रो हो रहा था, जहाँ ग्रो हो रहा था, उसमें कुछ कंटामिनेशन है, तो ये उसे डिस्कार्ड करने वाले थे, फेंकने वाले थे उसे। पर तभी इन्होंने ऑब्जर्व किया कि उसके अंदर कुछ फंगस ग्रो हो रही है। प्लेट के अंदर जहाँ बैक्टीरिया ग्रो हो रहा था वहाँ पर फंगस भी ग्रो हो रही है, और जहाँ जहाँ फंगस ग्रो हुई है उसके आसपास के एरिया में कोई भी बैक्टीरिया ग्रो नहीं हुआ है। तो इन्हें लगा कुछ ना कुछ तो ऐसा, कोई ना कोई तो ऐसा सब्सटेंस है जो कि ये फंगस प्रोड्यूस कर रही है, जो कि बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने दे रहा है। और जो ये फंगस थी, इट वाज पेनिसिलियम, और इससे जो एंटीबायोटिक इन्होंने एक्सट्रैक्ट की फॉर द फर्स्ट टाइम, इट वाज पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन का या फिर किसी भी और एंटीबायोटिक का बेसिक फंक्शन क्या है? दे आर यूज टू क्योर वेराइटी ऑफ डिजीजेस। बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिजीजेस को क्योर करने में उनकी हेल्प ली जाती है। इसके अलावा और क्या यूजेस हैं? दे आर मिक्सड विथ फीड ऑफ लाइव स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शंस इन एनिमल्स। तो जो लाइव स्टॉक है, यानी कि जो जानवर हैं, जो पशु हैं, गाय या भैंस हैं, या फिर पोल्ट्री यानी कि जो पोल्ट्री फार्म्स में होते हैं, मुर्गियां जो होती हैं, इनका जो खाना होता है उसके अंदर भी एंटीबायोटिक्स मिलाई जाती हैं ताकि इनके अंदर होने वाले किसी भी तरीके के इन्फेक्शन को रोका जा सके। इसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स में भी ये डिजीजेस होने से रोकती हैं। अब एंटीबायोटिक्स हमें पता है कि बहुत ज़रूरी हैं, हम लेते भी हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है लेने के लिए, पर ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि एंटीबायोटिक सिर्फ तब लें जब डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया हो, जब डॉक्टर ने लिख कर दिया हो। अपनी मर्जी से हमें कभी भी एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम एंटीबायोटिक्स अपनी मर्जी से लेंगे या रेगुलरली नहीं लेंगे, डॉक्टर ने बोला 5 दिन लीजिए, आपने 2 दिन ली, आप ठीक हो गए, आपने छोड़ दी एंटीबायोटिक लेनी, तो इससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया आपकी बॉडी में ग्रो हो रहा था वो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अभी शायद वो मर चुका है, पर अगली बार जब आपको फिर से इस एंटीबायोटिक की ज़रूरत पड़ेगी तब ये उस बैक्टीरिया पर काम नहीं कर पाएगी, तो प्रॉब्लम ऑब्वियसली हो जाएगी। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हमें हमेशा एंटीबायोटिक्स सिर्फ डॉक्टर के कहने पर लेनी चाहिए, जब भी ज़रूरत हो, और रेगुलरली लेनी चाहिए, बीच में स्किप नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज वैक्सीन। वैक्सीन क्या है बेटा? वैक्सीन आप नॉर्मल भाषा में बोल सकते हैं टीका। छोटे बच्चों को लगते हैं, बहुत सारे टीके लगते हैं, पैदा होते ही लग जाता है पहला टीका BCG। ठीक है, तो वैक्सीन जो है ये हेल्प करती है किसी भी बच्चे को या बड़ों को भी, जिन्हें भी ये लगाए जा रहे हैं, किसी डिजीज से बचने के लिए। किस तरीके से, वो अभी हम देखते हैं। When a disease carrying microbe
enters our body, the body produces antibodies to fight the invader. So जब भी कोई बाहर का ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो या वायरस हो या कुछ भी हो, कोई भी और बाहर की चीज़ जब भी हमारी बॉडी के अंदर आएगी तो हमारी बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है बेटा? एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ क्या है? ये एक तरीके से सोल्जर्स का काम करते हैं। हमारी बॉडी में जो फॉरेन ऑर्गेनिज्म आ रहा है, बाहर का ऑर्गेनिज्म आ रहा है, उसे ढूंढकर उसे मारने में, ठीक है। और इसी तरीके से हमारी बॉडी जो है वो फाइट करती है अगेंस्ट द डिजीजेस। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ इट एंटर्स अगेन। सो एक तो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की बॉडी ने ताकि उस टाइम जो माइक्रोब घुसा है उसे मारा जा सके, और दूसरा जो सबसे अच्छा काम बॉडी करती है, it also remembers how to fight with the microbe if it enters again। यानी कि एक मेमोरी बना लेती है बॉडी, जिससे कि उसे पता रहे कि जब भी दोबारा, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि किसी को भी मीजल्स हुआ, मीजल्स इज़ अ डिजीज़, अब हुआ एक बार मीजल्स, तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनी उसके अगेंस्ट, मीजल्स के अगेंस्ट, और जब भी अगली बार मीजल्स का माइक्रो बॉडी में एंटर करेगा तो बॉडी ऑलरेडी तैयार होगी, क्योंकि इट हैज़ अ मेमोरी। उसने याद रखा है ये कि जब भी इस टाइप का ऑर्गेनिज्म आएगा, मीजल्स का जो माइक्रोब आएगा, तब मुझे इस तरीके से फाइट करना है। तो एंटीबॉडी दो काम करती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है तभी, और याद भी रखती है कि अगली बार अगर यही ऑर्गेनिज्म आए तो मुझे किस तरीके से इससे फाइट करना है। If dead or weakened microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kills the invading bacteria by producing suitable antibodies। तो जब भी कोई मरा हुआ बैक्टीरिया, बेसिकली हीट किल करते हैं हम लोग। जैसे हम पोलियो की अगर हम बात करें, पोलियो की सबको पता होगा, पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती हैं, हर कुछ दिन में एड्स आते हैं टीवी पर पोलियो की ड्रॉप्स पिलाने के लिए। तो पोलियो की जो वैक्सीन है वो किस तरीके से प्रिपेयर की जाती है कि पोलियो का जो माइक्रोब है, पोलियो वायरस जो है, उसे हीट किल किया जाता है, गर्म किया जाता है, बहुत गर्म, ताकि वो मर जाता है। पर उसके जो टुकड़े हैं, बचे हुए जो टुकड़े हैं, मरा हुआ जो ऑर्गेनिज्म है, उसे बॉडी के अंदर क्या किया जाता है? इंसर्ट कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है, आपको पता है, ड्रॉप्स के द्वारा, ठीक है। और इससे क्या होता है? बॉडी जो होती है वो ऑब्वियसली फाइट करती है इसके अगेंस्ट, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है, और साथ में रिमेंबर करती है, इट रिमेंबर्स टू फाइट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स व्हेन इट कम्स। तो असलियत में जब वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आएगा जिसकी वैक्सीन आपने ली है, तो बॉडी ऑलरेडी तैयार होगी उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने के लिए। इसी तरीके से जो आपकी वैक्सीन्स हैं वो काम करती हैं, ठीक है। दिस इज हाउ वैक्सीन वर्क्स। अब बहुत सारे डिजीज़ेज़ हैं जिनके लिए हमने आज तक वैक्सीन बना ली है, ठीक है। जैसे कि कॉलेरा है, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी है, स्मॉल पॉक्स है, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस जॉन्डिस। तो ये सारी वैक्सीन्स जो हैं, और भी बहुत सारी हैं, पोलियो है, बीसीजी है, बहुत सारी डिजीज़ेस हैं जिनके अगेंस्ट वैक्सीन्स जो है वो बनाई जा चुकी हैं। अगर हम स्मॉल पॉक्स की बात करें तो स्मॉल पॉक्स जो है, इट वाज अ वेरी डेडली डिजीज़, बहुत ही खतरनाक डिजीज़ था, और बहुत बुरी तरह से ये महामारी की तरह फैला था। जैसे आज कोरोना वायरस फैल रहा है, वैसे कभी इसने बहुत लाखों लोगों की इसने जान ली थी महामारी के रूप में फैलते समय। और जब इसकी वैक्सीन बनी
तो धीरे धीरे दुनिया से पूरी तरीके से ये डिजीज़ जो है वो ख़त्म हो गया। वी होप कोरोना वायरस की भी वैक्सीन जल्दी बन जाए, इस पर वर्क ऑलरेडी चल रहा है। तो स्मॉल पॉक्स की जो वैक्सीन है वो किसने बनाई थी? वो बनाई थी एडवर्ड जेनर ने। और कब बनाई थी? 1798 में। आप लोगों को पता है वैक्सीन तो आप समझ ही गए होंगे बेटा। तो आपने वैक्सीन्स बचपन में बहुत सारे आपको वैक्सीन्स लगे होंगे, हर छोटे बच्चे को लगते हैं। तो ये वैक्सीन्स किस लिए लगते हैं? ताकि आप बहुत सारे डिजीज़ेस से फाइट कर सके जब आप बड़े होते हो। पोलियो और पोलियो ड्रॉप्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। ये भी एक वैक्सीन है जो कि इसलिए दी जाती है ताकि पोलियो के केसेस जो हैं वो कम हो सकें। आपको जानकर खुशी होगी पिछले 2 साल में इंडिया में एक भी पोलियो का केस नहीं आया है। तो WHO इज सेइंग कि पोलियो पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है इंडिया से। और ये किस वजह से हो पाया? क्योंकि इसकी वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है। तो बेटा वी हैव completed the chapter till vaccines and will be continuing the chapter from increasing soil fertility in the next lesson. Thank you.